हेलो एवरीवन, जैसे हम सोल्व करते हैं हॉर्टिकल्चर ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस की सीरीज के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 6 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी सभी पार्ट्स की, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि सेव का सुपर डवार्फिंग रूट स्टॉक कौन सा होता है। जैसे हमने बताया था कि यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है सेव का सुपर डवार्फिंग रूट स्टॉक के बारे में, तो कौन सा था यार M27। कौन सा था? M27 था। ठीक है, तो आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित फलों में से सबसे अधिक वसा किस में पाई जाती है, अर्थात यार सबसे ज़्यादा जो फैट कंटेंट है ये किस फल में देखने को मिलती है। तो जल्दी से बताएंगे सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट किस में पाया जाता है, एवोकाडो में, सेव में, अमरूद में, फिर कटहल में। जल्दी से बताएंगे सबसे ज़्यादा जो फैट कंटेंट होता है ये किस में होता है, एवोकाडो में होता है, सेव में होता है, अमरूद में होता है, फिर कटहल में होता है। जल्दी से कमेंट करिए सबसे अधिक फैट किस में पाई जाती है। तो यार अगर आपसे पूछा है सबसे अधिक फैट तो ये होती है एवोकाडो में। किस में होती है यार? एवोकाडो में होता है। और अगर पूछा है कितना होता है तो यार इसका जो फैट परसेंट होता है ये होता है 26%। कितनी होती है यार? 26% पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मल्टी स्टोर क्रॉपिंग, अर्थात क्या मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग कहाँ पर प्रचलित है। तो जल्दी से बताएंगे मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग कहाँ पर प्रचलित है। जम्मू और कश्मीर में, बिहार और मध्य प्रदेश में, कर्नाटक और केरल में, राजस्थान और हरियाणा में। जल्दी से बताएंगे कि मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर अप्लाई की जाती है, जम्मू कश्मीर में, बिहार और मध्य प्रदेश में, कर्नाटक और केरल में, या फिर राजस्थान और हरियाणा में। जल्दी से कमेंट करिए कि मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग को सबसे ज़्यादा कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यार सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग होती क्या है। इसका मतलब होता है यार कि अलग अलग लेवल की, अलग अलग हाइट की, ठीक है, अलग अलग हाइट की जो क्रॉप को हम एक साथ ग्रो करते हैं। तो इसी पद्धति को यार इसी क्रॉपिंग पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यार कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित है। तो ये ली जाती है यार कर्नाटक और केरल में सबसे ज़्यादा। यार अगर बात की जाए मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग की तो ये सबसे ज़्यादा अप्लाई की जाती है कर्नाटक और केरल में। कहाँ पर ली जाती है यार? कर्नाटक और केरल में। और अगर बात करते हैं मुख्यतः यार मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग को किस में लिया जाता है, तो कोकोनट में यार, कोकोनट अर्थात नारियल फसल में। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपसे पूछता है मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग तो किस में सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इसको कोकोनट में लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शीतगृह में भंडारित किए गए फलों की स्टोरेज लाइफ बढ़ने का कारण क्या होता है, अर्थात यहाँ जो हम कोल्ड स्टोरेज में फलों को रखते हैं तो उनकी लाइफ साइकिल क्यों बढ़ जाती है, इसका रीज़न क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे श्वसन दर घट जाती है, भंडार करने की आर्द्रता बढ़ जाती है, फलों को सूर्य के प्रकाश में आने वाली रोशनी से बचाया जा सकता है, या फिर पूछा गया है कि पर्यावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। अर्थात क्या कारण होता है फलों की लाइफ साइकिल बढ़ने का? जल्दी से बताइए क्या कारण होता है। श्वसन दर घट जाती है, भंडार गृह की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अगर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन में आपसे पूछा गया फलों को सूर्य के प्रकाश में आने से रोकने के कारण बढ़ जाती है, या फिर होता है कि पर्यावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। अर्थात यार खान जल्दी से बताइए कि कोल्ड स्टोरेज में फलों की लाइफ साइकिल इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्यों बढ़ जाती है, इसका रीजन क्या होता है। तो यार अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है फलों की शीतगृह में भंडारित की गई जो लाइफ साइकिल है ये क्यों बढ़ जाती है, तो इसका रीजन होता है श्वसन दर। ठीक है, श्वसन दर पर इफेक्ट पड़ता है कोल्ड स्टोरेज का, और क्या होती है यार श्वसन दर इनकी घट जाती है। इसी के कारण यार फलों की जो लाइफ साइकिल है ये इंक्रीज होती है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यार श्वसन दर घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फलों के रस के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट को किस मात्रा में मिलाया जाता है। जल्दी से बताएंगे सोडियम बेंजोएट की मात्रा क्या रखी जाती है। जल्दी से कमेंट करिए कि फलों के रस के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट को किस मात्रा में मिलाया जाता है, अर्थात इसकी जो मात्रा है ये कितनी रखी जाती है, और आपको बतानी है परसेंट में। कितनी बतानी है? परसेंट में आपको बतानी है सोडियम बेंजोएट की मात्रा। तो यार सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है फल परिरक्षण के लिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम बेंजोएट का किस प्रकार के, अर्थात यार जो रंगीन फल होते हैं यार ये जो रंगीन फल होते हैं तो उनके लिए कैसा है यार सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। और यार एक और होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। यार पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का अगर आपसे पूछा जाता है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है रंगहीन फलों के लिए। ठीक है, रंगीन फलों के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो रंगीन फलों के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। और अगर बात की जाए रंगहीन अर्थात कलरलेस फ्रूट के लिए तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए यार पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक,
अब आ जाइए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फलों के रस के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट को किस मात्रा में मिलाया जाता है। अर्थात यार इसकी यहाँ पर मात्रा पूछी गई परसेंटेज में। तो यार अगर आपसे पूछा था सोडियम बेंजोएट की परसेंटेज मात्रा, तो ये रखी जाती है 700 ppm। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना ppm में याद रखना है, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ppm में पूछा जाता है। तो आपको विशेष याद रखना है कि यार अगर पूछा जाता है ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग, तो इसका क्या है यार 700 ppm का प्रयोग कैसा है। इसके साथ साथ यार कि अगर आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो इसके मात्रा यार 0.06 से 0.010, अर्थात यार इसकी जो मात्रा होती है, परसेंटेज मात्रा होती है, ये कितनी रखी जाती है 0.06 से 0.10। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ यार कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 700 ppm, ठीक है, अगर ppm में पूछता है तो 700 ppm रखी जाती है इसकी मात्रा। और अगर आपसे पूछता है परसेंटेज में, तो यार इसकी अगर बात करते हैं एग्जैक्ट, तो इसकी मात्रा रखी जाती है 0.07। लेकिन अब आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, सेकंड ऑप्शन, अर्थात यार 0.06 से 0.10। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की मात्रा कितनी रखी जाती है, तो इसकी मात्रा रखी जाती है 350 से 550। ठीक है, 350 से 500 ppm मात्रा इसकी रखी जाती है। और अगर बात करते हैं परसेंटेज में, तो यार अगर आपसे पूछा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की परसेंटेज मात्रा कितनी रखी जाती है, तब आपका राइट आंसर माना जाता है 0.03%। कितना होता है यार अगर पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आपका राइट आंसर होगा 0.03% है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसको डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं यार कि इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, अर्थात यार खजूर क्या होता है, एक डायोसियस प्लांट होता है। क्या होता है, खजूर एक डायोसियस प्लांट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि भारत के शुष्क क्षेत्रों अर्थात यार एरिड जोन्स में लगाने हेतु कौन सा फल सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो जल्द से बताइए कि शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लगाने के लिए उपयुक्त किसे माना जाता है, पपीता को, बेर को, संतरा को या फिर कटहल को। जल्दी से बताइए शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे लाभदायक अर्थात सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, पपीता है, बेर है, संतरा या फिर कटहल है। जल्दी से बताएंगे। तो यार अगर आपसे पूछता है एरिड जोन्स के लिए अर्थात शुष्क क्षेत्रों के लिए, तो सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, बेर है। कौन सा है, बेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अर्थात यार इसका आपको बताना है केमिकल फॉर्मूला। तो जल्दी से बताइए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से बताएंगे। KMS होता है, K2S2O7 होता है, K2SO2 होता है या फिर KSO2 होता है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से कमेंट करिए A, B, C या फिर D। जल्दी से कमेंट करिए कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यार अगर आपसे पूछा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का, तो इसका फॉर्मूला होता है K2S2O7। क्या होता है, K2S2O7 होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। और हमने बात की थी यार पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग कलरलेस फ्रूट के लिए किया जाता है, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। और इसकी मात्रा कितनी रखी जाती है, 300 से 500 ppm। कितनी रखी जाती है, 300 से 500 ppm। और अगर आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो यार परसेंट में रखी थी इसकी मात्रा 0.0%। ठीक है, 0.03% इसकी मात्रा ली जाती है फ्रूट प्रिजर्वेशन करने के लिए। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे किसके छिड़काव से ग्रेनुलेशन को रोका जा सकता है, अर्थात यार ग्रेनुलेशन, यहाँ पर इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना, ग्रेनुलेशन को किसके द्वारा रोका जा सकता है, ऐसा इसका कंट्रोल आपके किसके द्वारा करते हो। जल्दी से बताएंगे, KNO3 के द्वारा, कॉपर ऑक्साइड के द्वारा, लेड आर्सेनेट के द्वारा या फिर यूरिया के द्वारा। जल्दी से बताइए कि जो ग्रेनुलेशन डिजीज होती है, तो इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, KNO3 के द्वारा, कॉपर ऑक्साइड के द्वारा, लेड आर्सेनेट के द्वारा या फिर यूरिया के द्वारा। जल्दी से बताइए ग्रेनुलेशन को किसके द्वारा रोका जा सकता है या फिर इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेनुलेशन क्या होता है। ठीक है, ग्रेनुलेशन होता क्या है। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर आपसे पूछा था ग्रेनुलेशन मुख्यतः किसकी डिजीज होती है, तो ये होती है सिट्रस स्पीसीज की। यार जितने भी जो सिट्रस फैमिली होती है, तो इसकी सबसे मुख्य बीमारी होती है कौन सी, ग्रेनुलेशन। अब इसमें होता क्या है, तो यार जितने भी जो फल लगते हैं, ठीक है, जितने फ्रूट होते हैं, तो उनमें यार एक दानेदार संरचना बन जाती है। यार ग्रेनुलेशन में क्या होता है, जितने भी जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, तो उनमें क्या होती है, एक दानेदार संरचना बन जाती है। और इसी को क्रिया को बोला जाता है यार कि अगर मान लीजिए किसी फल में दानेदार संरचना बन रही है, तो उसको बोला जाता है ग्रेनुलेशन। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन पर आ जाइए कि इसका कंट्रोल किसके द्वारा किया जा सकता है, अर्थात जो फल में दाने बनते हैं, तो ये क्रिया ना हो, तो इसके लिए किसका आप प्रयोग करते हो। तो इसका प्रयोग कैसा है यार, लेड आर्सेनेट का। किसका प्रयोग कैसा है, लेड आर्सेनेट का प्रयोग कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए निम्न में से कौन सा वसा का प्रचुर मात्रा में स्रोत माना जाता है, अर्थात यार सबसे ज़्यादा जो वसा पाई जाती है, फैट पाई जाती है, ये किस में देखी जाती है, बादाम में पाई जाती है, अखरोट में पाई जाती है, आम में पाई जाती है, फिर काजू में पाई जाती है।
जल्दी से बताएंगे कि वसा की प्रचुर मात्रा किस में होती है, बादाम में, अखरोट में, आम में या फिर काजू में। जल्दी से कमेंट करिए कि सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट किस में देखने को मिलता है। जल्दी से बताएंगे बादाम में, अखरोट में, आम में या फिर काजू में। जल्दी से बताइए। तो यार हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वसा की मात्रा, तो सबसे ज़्यादा होती है अखरोट में। किस में होती है? वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है अखरोट में। अगर बात करते हैं कितना, तो यार 64% है। ठीक है, अगर बात की जाए अखरोट में जो फैट कंटेंट होता है ये कितना होता है? 64% होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का प्रचुर स्रोत माना जाता है? अर्थात है प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे, अखरोट में होता है, काजू में होता है, केले में होता है, फिर बादाम में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था वसा परसेंट, अर्थात फेट कंटेंट के बारे में पूछा गया था, और फेट कंटेंट सबसे ज़्यादा थी अखरोट में, और कितनी थी? 64% थी। लेकिन क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? तो जल्दी से बताएंगे कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? अखरोट को, काजू को, केले को या फिर बादाम को? जल्दी से बताइए, प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में पाई जाता है? अखरोट में, काजू में, केले में या फिर बादाम में? जल्दी से बताइए, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है प्रोटीन कंटेंट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा होती है काजू में। किस में होती है? काजू में होती है। और कितनी होती है अगर पूछा था यार हाँ? 21%, अर्थात यार 21%। कितनी होती है? 21% यार इसमें प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा था वसा के बारे में, तो वसा सबसे ज़्यादा अखरोट में पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है? 64% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 64%। और काजू में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 21% है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पास के बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेमन अर्थात सिट्रस लेमन के बीज रहित होने का कारण क्या होता है? तो जल्दी से बताएंगे यार खान, लेमन बीज रहित होता क्यों है, कि इसका कारण क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है? जल्दी से बताइए। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस या फिर अंडाशय अर्थात ओवल स्टेरिलिटी? जल्दी से बताएंगे कि लेमन अर्थात यार सिट्रस लेमन बीज रहित होता क्यों है, इसका रीज़न क्या होता है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस या फिर ओवल स्टेरिलिटी? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। तो यार अगर पूछा है लेमन या सिट्रस लेमन के बीज रहित होने का कारण, तो इसका रीज़न होता है, इसका कारण होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या होता है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पौधे का वह भाग जो वायरस से मुक्त रहता है। तो जल्दी से बताइए, पौधे का वह भाग कौन सा होता है जो वायरस से मुक्त रहता है? भ्रूण होता है, जाइलम होता है, मेरिस्टेम होता है, फिर कैम्बियम होता है? जल्दी से बताइए कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यार संपूर्ण जो प्लांट है, ठीक है, जो संपूर्ण प्लांट है तो ये क्या है? वायरस से ग्रस्त है। लेकिन आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो पौधे का वह भाग जो वायरस से मुक्त रहता है वह कौन सा है? तो यार हाँ, अगर डायरेक्ट बात करते हैं, जो वायरस से मुक्त प्लांट पार्ट होता है वो होता है टॉप पोर्शन। क्या होता है? टॉप पोर्शन, जिसे यार एक टर्म दी गई है उसे जाना सा है मेरिस्टेम के नाम से। यार हाँ, मेरिस्टेम के नाम से जाना सा है टॉप पोर्शन को, जो कि क्या होता है? वायरस से मुक्त रहता है। जब यार संपूर्ण जो प्लांट होता है, संपूर्ण जब प्लांट यार का वायरस से ग्रस्त होता है, तब उसका मेरिस्टेम पार्ट क्या होता है? वायरस से मुक्त रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बेलपत्र में औषधीय महत्व का मुख्य अवयव कौन सा है? तो जल्दी से बताइए, इसमें मुख्य कंटेंट कौन सा होता है? मुख्य इसका कंपोनेंट किसे माना जाता है? बेलपत्र का फाइसिन होता है, लाइकोपिन होता है, मार्मिलोसिन होता है या फिर एनोनिन होता है? जल्दी से बताएंगे कि बेलपत्र में औषधीय महत्व का मुख्य अवयव कौन सा होता है? फाइसिन होता है, लाइकोपिन होता है, मार्मिलोसिन होता है, फिर एनोनिन होता है? जल्दी से बताइए, बेलपत्र में औषधीय महत्व का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था बेलपत्र के बारे में, तो बेलपत्र में जो मुख्य अवयव होता है ये होता है मार्मेलोसिन। क्या होता है? मार्मेलोसिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नींबू वर्गीय फलों में ट्रिस्टेजा वायरस, यार हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा से ध्यान से समझना कि नींबू वर्गीय फलों में ट्रिस्टेजा वायरस का सूचक पौधा अर्थात इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे। जो ट्रिस्टेजा वायरस होता है तो इसके इंडिकेटर प्लांट किसे माना गया है? सिट्रस लेमिटोइड्स को, सिट्रस ओरेंटिफोलिया को, सिट्रस रेटिकुलेटा को या फिर सिट्रस पैराडाइसी को? जल्दी से बताएंगे कि नींबू वर्गीय फलों में जो ट्रिस्टेजा वायरस होता है तो इसका इंडिकेटर प्लांट किसे माना गया है, अर्थात यार सूचक पौधा किसे माना गया है? सिट्रस लेमिटोइड्स को, सिट्रस ओरेंटिफोलिया को, सिट्रस रेटिकुलेटा को या फिर सिट्रस पैराडाइसी को? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रिस्टेजा वायरस है तो इसका इंडिकेटर प्लांट किसे माना गया है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी?
तो यार अगर आपसे कुछ पता है टिस्टेजा वायरस का इंडिकेटर प्लांट के बारे में, तो इसका होता है यार इंडिकेटर प्लांट सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या होता है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। अब ये होता क्या है? कागजी नींबू। यार कि अगर पूछा था नींबू वर्गीय जो फलों में टिस्टेजा वायरस होता है तो इसका सूचक पौधा बनाता है कागजी नींबू को। किसे बनाता है? कागजी नींबू को। और जिसका बोटनिकल नेम की अगर बात करते हैं कागजी नींबू की, तो इसका नाम होता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या होता है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न फलों में से एक बीज वाला नट कौन सा है? जल्दी से बताइए कि सिंगल सीडेड नट के नाम से किसका जाना जाता है? लीची को जाना जाता है, मैंगो स्टीन को जाना जाता है, बादाम को जाना जाता है, फिर खजूर को जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि सिंगल सीडेड नट किसे बोला जाता है? लीची को, मैंगो स्टीन को, बादाम को या फिर खजूर को? जल्दी से बताइए। सिंगल निटेड वर्ड अर्थात यार एक बीज वाला नट किसे बोला जाता है? लीची को बोला जाता है, मैंगो स्टीन को बोला जाता है, बादाम को बोला जाता है, फिर खजूर को बोला जाता है? जल्दी से बताइए। सिंगल सीडेड नट के नाम से किसका नाश्ता है? तो यार अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है एक बीज वाला नट या फिर सिंगल सीडेड नट, तो ये बोला जाता है लीची को। किसे बोला जाता है? लीची को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रिकेट बॉल उन्नत किस्म होती है? तो जल्दी से बताएंगे। यार एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है क्रिकेट बॉल। यार कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो यार एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिकेट बॉल किसकी उन्नतशील वैरायटी होती है? तो जल्दी से बताएंगे क्रिकेट बॉल किसकी किस्म होती है? चीकू की होती है, आम की होती है, लीची की होती है, फिर अमरूद की होती है? जल्दी से बताएंगे कि जो क्रिकेट बॉल होती है ये किसकी एक उन्नतशील वैरायटी होती है? लीची की होती है अर्थात यार चीकू की होती है, आम की होती है, लीची की होती है, फिर अमरूद की होती है? जल्दी से बताइए क्रिकेट बॉल किसकी एक उन्नतशील वैरायटी होती है? चीकू की, आम की, लीची की या फिर अमरूद की? तो यार अगर आपसे पूछा था क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल होती है सपोटा अर्थात चीकू की। यार क्रिकेट बॉल एक उन्नतशील वैरायटी होती है चीकू की। किसकी होती है? क्रिकेट बॉल चीकू की एक उन्नतशील वैरायटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस तत्व की कमी से आम में लिटिल लोफ रोग होता है? तो जल्दी से बताएंगे कि छोटी पत्ती रोग आम में क्यों होता है, अर्थात किस तत्व की कमी से होता है? आयरन की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, जस्ते की कमी से या फिर मैंगनीज की कमी से? जल्दी से बताएंगे कि किस तत्व की कमी से आम में छोटी पत्ती रोग होता है? आयरन की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, जस्ते की कमी से या फिर मैंगनीज की कमी से? जल्दी से बताइए। लिटिल लीफ और मैंगो किसकी कमी से होता है? तो यार अगर आपसे पूछता है आम में लिटिल लीफ अर्थात छोटी पत्ती रोग, तो ये होता है जिंक या जस्ते की कमी से। किससे होता है यार? जिंक या जस्ते की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बसराई ड्वार्फ एवं अमृत सागर किसकी उन्नतशील वैरायटी होती है? जल्दी से बताएंगे कि बसराई ड्वार्फ और अमृत सागर, बसराई ड्वार्फ और अमृत सागर किसकी उन्नतशील वैरायटी होती है? केले की होती है, पपीते की होती है, आम की होती है, फिर चीकू की होती है? जल्दी से बताएंगे कि बसराई ड्वार्फ और अमृत सागर किसकी उन्नतशील वैरायटी होती है? केले की होती है, पपीते की होती है, आम की होती है, फिर चीकू की होती है? जल्दी से बताइए बसराई ड्वार्फ और अमृत सागर किसकी उन्नतशील वैरायटी होती है? तो यार अगर आपसे पूछा है बसराई ड्वार्फ और अमृत सागर के बारे में, तो ये किसकी होती है? केले की होती है। किसकी होती है? केले की उन्नतशील वैरायटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नींबू वर्गीय फलों में कौन सा फल एक भूर्णी अर्थात यार मोनो एम्ब्रायोनिक प्रकृति का होता है? यार हमने कई बार पढ़ा है यार सिट्रस कुल का यार पॉली एम्ब्रायन होते हैं। क्या होता है यार? पॉली एम्ब्रायन होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोनो एम्ब्रायोनिक कौन सी प्रजाति है अर्थात यार कौन सा नींबू वर्गीय फल है जो कि यार एक भूर्णी होता है? तो जल्दी से बताएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जल्दी से बताइए एक भूर्णी वाला कौन सा फल है? सिट्रोन होता है, मैंडेरिन होता है, पमेलो होता है या फिर सोरलाइम होता है? जल्दी से बताइए यार कि नींबू वर्गीय फलों में कौन सा एक भूर्णी वाला प्रकृति का होता है अर्थात एक भूर्णीय फल किसे माना जाता है? सिट्रोन को माना जाता है, मैंडेरिन को माना जाता है, पमेलो को बोला जाता है या फिर सोरलाइम को बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे कि एक भूर्णीय प्रकृति का कौन सा फल होता है? सिट्रोन होता है, मैंडेरिन होता है, पमेलो होता है, फिर सोरलाइम होता है? तो यार अगर बात करते हैं मोनो एम्ब्रायोनिक की, तो ये होता है पमेलो। क्या होता है? पमेलो होता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं सभी की, तो यार वो होते हैं पॉली एम्ब्रायोनिक। ठीक है, जितने भी जो सिट्रस फल है तो यार ये होते हैं पॉली एम्ब्रायोनिक। लेकिन अगर बात करते हैं पमेलो की, तो पमेलो क्या होता है? एक भूर्णीय वाला होता है। क्या होता है यार? ये नेचर से क्या होता है? एक भूर्णीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा वानस्पतिक रूप से इमली के फल का प्रकार है अर्थात यहाँ पर आपसे पूछेगा इमली का फल का प्रकार। तो जल्दी से बताइए, एक कॉमन क्वेश्चन है तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो जल्दी से बता दीजिए कि जो इमली का फल है तो इसका प्रकार क्या होता है? बेरी होता है, हेस्पेरिडियम होता है, फली होती है या फिर लोमेंटम या फिर होता है पोम? जल्दी से बताइए कि इमली के फल का प्रकार क्या होता है? बेरी होता है, हेस्पेरिडियम होता है, फली लोमेंटम होता है या फिर पोम होता है? जल्दी से बताइए कि इमली के फल का प्रकार क्या होता है? बेरी होता है, हेस्पेरिडियम होता है, फली या लोमेंटम होता है या फिर पोम होता है? तो यार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था इमली का फल, तो आपको पता होगा इमली में क्या लगती है? फलियाँ लगती है। इमली में क्या लगती है? फलियाँ लगती है। और इसी यार इस फलियों को ही किस नाम से जाना जाता है? लोमेंटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इमली में जो फलियाँ लगती है तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? लोमेंटम के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से अंगूर की कौन सी किस्म पार्थेनोकार्पिक है। जल्दी से बताएंगे कि पार्थेनोकार्पिक कौन सी वेराइटी है अंगूर की। पार्लेट होती है, काली साहिबी होती है, ब्लैक ओरिएंट होती है, फिर अर्का हंस होती है। जल्दी से बताएंगे कि अंगूर की कौन सी किस्म पार्थेनोकार्पिक है। पार्लेट है, काली साहिबी है, ब्लैक ओरिएंट है, या फिर अर्का हंस है। जल्दी से बताएंगे कि पार्थेनोकार्पिक वेराइटी कौन सी है। पार्लेट है, काली साहिबी है, ब्लैक ओरिएंट है, फिर अर्का हंस है। जल्दी से कमेंट करिए। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछा है अंगूर की पार्थेनोकार्पिक वेराइटी के बारे में तो कौन सी होती है, ब्लैक कोरियंथ होती है। कौन सी होती है, ब्लैक कोरियंथ होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत जोड़े को आपको पहचाना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपसे पूछा गया गलत को। ठीक है, तो गलत जोड़े को आपको पहचाना है। जल्दी से बताइए कि कोको में 37% फैट होती है, ये सही है। ठीक है, अगर बात करते हैं काजू में, तो काजू में यार 47% फैट कंटेंट पाइता है, तो ये भी सही है। अगर बात करते हैं नारियल की, तो ये गलत है यार हाँ, कि अगर पूछा जाता है नारियल में फैट कंटेंट के बारे में, अर्थात यार हाँ वसा, तो वसा होती है 40%। यार हाँ, नारियल की अगर पूछते हैं तो नारियल में कितना होता है, 40% होती है। कितनी होती है यार हाँ वसा नारियल में, ये होती है 40%, अर्थात ये ऑप्शन आपका गलत है। अगर बात करते हैं एवोकाडो की, तो यार हाँ एवोकाडो में होती है वसा 26%। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था कि एवोकाडो में कितनी होती है यार हाँ फैट कंटेंट, ये होता है 26%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर बात करते हैं नारियल की, तो यार हाँ नारियल में जो फैट कंटेंट होता है ये होता है 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं निम्न फलों में कौन सा फल राइबोफ्लेविन का प्रचुरतम स्रोत माना जाता है। तो जल्दी से बताइए राइबोफ्लेविन सबसे ज़्यादा किस में पाया है। बेल में पाया है, अनानास में पाया है, आम में पाया है, फिर बेर में पाया है। जल्दी से बताएंगे कि राइबोफ्लेविन जो कंटेंट होता है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया है। यार खान राइबोफ्लेविन एक विटामिन होता है, तो जल्दी से बताइए कि राइबोफ्लेविन किस में पाया है। बेल में होता है, अनानास में होता है, आम में होता है, फिर बेर में होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यार खान आपको ये पता होना चाहिए कि राइबोफ्लेविन किसे बोला जाता है। विटामिन ए को बोला जाता है, B1 को बोला जाता है, B2 को बोला जाता है, फिर विटामिन B3 को बोला जाता है। तो जल्दी से बताइए कि राइबोफ्लेविन होता क्या है। B1 होता है, B2 होता है, फिर B3 होता है। तो यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन बताता है राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन होता है B2। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है B2, क्योंकि यार B1 की अगर बात करते हैं तो B1 होता है थाइमिन। यार कहा कि B1 क्या होता है, थाइमिन होता है। अगर बात करते हैं B2 की, तो B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन। अर्थात यार सबसे ज़्यादा जो B2 होता है अर्थात राइबोफ्लेविन होता है, ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है। तो यार हाँ, अगर बात करते हैं राइबोफ्लेविन B2 कंटेंट की, तो ये सबसे ज़्यादा होता है बेल में। किस में होता है, बेल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संतुलित आहार में कम से कम ग्राम सब्जियां होती हैं, अर्थात पर डे। ठीक है, अर्थात यार पर डे आपको कितने केपिटा या फिर कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है, ये आपको बतानी है। जल्दी से बताइए कि संतुलित आहार में कम से कम कितनी ग्राम सब्जियां होनी चाहिए। 90 ग्राम, 180 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 300 ग्राम। जल्दी से बताइए कि संतुलित आहार में कम से कम कितनी ग्राम सब्जियां होनी चाहिए। 90 ग्राम, 180 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 300 ग्राम। जल्दी से बताइए। तो याद रखना, हमने बताया था पिछली ही वीडियो में कि संतुलित आहार के लिए अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों की मात्रा रखी जाती है 300%। ठीक है, 300 ग्राम रखी जाती है। किसने रखी जाती है, 300 ग्राम सब्जियां पर डे प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक मानी गई है संतुलित आहार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा विटामिन कोगुलेटिंग विटामिन कहलाता है। जल्दी से बताएंगे कोगुलेटिंग विटामिन के नाम से किस जाना जाता है। विटामिन ए को जाना जाता है, विटामिन ई को जाना जाता है, विटामिन के को जाना जाता है, विटामिन सी को जाना जाता है। जल्दी से बताइए कि कोगुलेटिंग विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है। विटामिन ए को, ई को, के को या फिर सी को। जल्दी से बताइए कोगुलेटिंग विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है। विटामिन ए को, विटामिन ई को, विटामिन के को या फिर विटामिन सी को। याद रखना, कोगुलेटिंग का मतलब होता है जमाना, या फिर थक्का भी मान सकते हो कि जमाना विटामिन किसे बोला जाता है। तो जमाता कौन है, याद रखना कि रक्त का थक्का या फिर रक्त को जमाता कौन है, विटामिन ए, सॉरी विटामिन के जमाता है। यार खान रक्त का थक्का बनाने के लिए या फिर पूछ सकता है रक्त को जमाने के लिए, तो दोनों के लिए आवश्यक कौन होता है, विटामिन के। कौन सा होता है, विटामिन के होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि पत्ता गोभी अर्थात केबेज का खाने वाला पार्ट कौन सा है। हेड को खाइस्ता है, कर्ड को खाइस्ता है, फूला हुआ तना को खाइस्ता है, फिर कोई को नहीं खाइस्ता है। जल्दी से बताइए कि केबेज का खाने योग्य पार्ट कौन सा है, फल भाग कौन सा है। हेड को खाइस्ता है, कर्ड को खाइस्ता है, फूला हुआ तना को खाइस्ता है, फिर कोई नहीं को खाइस्ता है। जल्दी से बताएंगे कि केबेज का खाने वाला पार्ट कौन सा है। हेड, कर्ड, फूला हुआ तना है, फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो यार हाँ, अगर पूछा था केबेज का, तो केबेज का जो खाने वाला पार्ट है अर्थात इडिबल पार्ट है, तो कौन सा होता है, हेड होता है। यार हाँ, कि अगर पूछा था हेड के बारे में अर्थात केबेज के बारे में, तो केबेज का जो खाने वाला पार्ट होता है ये होता है हेड। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कॉलीफ्लावर के बारे में,
ठीक है। अगर बात करते हैं केबेज का खाने वाला भाग तो ये होता है हेड, और अगर बात करते हैं कॉलीफ्लावर का तो ये होता है कर्ड, ठीक है। कॉलीफ्लावर का क्या कौन सा भाग खाया जाता है, ये खाया जाता है कर्ड। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखना कि एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखना कि फ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर से आपको याद रखना है फ्लावर, ठीक है। मान लीजिए आप फ्लावर को खा रहे हो, ठीक है, फूल को खा रहे हो, तो आपको कैसे निकलेगी आवाज़ यार, एक हिंट मान सकते हो इसे आप कि जब भी आप फ्लावर को खाओगे यार कर्ड जैसी आवाज़ आएगी, करड़ जैसी आवाज़ आएगी। कैसी आवाज़ आएगी यार, फ्लावर को जब भी आप खाओगे तो करड़ जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ यार। हिंट आप मान लीजिए कि जब भी आपसे पूछा है कॉलीफ्लावर का किस पार्ट को खाया जाता है, तो यार फ्लावर को देखते ही समझ जाना करड़ की आवाज़ आएगी, अर्थात यार कॉलीफ्लावर का जो खाने वाला पार्ट कौन सा है, करड़ है। कौन सा है, करड़ है। और अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर मान लीजिए कॉलीफ्लावर का भाग कौन सा है, करड़ है, तो यार केबेज का किस पार्ट को खाया जाता है, हेड को खाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा पत्ता गोभी की पत्तियों में किस ग्लूकोसाइड के कारण सुगंध आती है, अर्थात उसमें फ्लेवर किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, कुकुरबिटासिन के कारण, सिनेग्रिन के कारण, ओलियोरेजिन के कारण, या फिर उरुसिक अम्ल के कारण। अर्थात यार पत्ता गोभी में जो फ्लेवर होता है अर्थात जो सुगंध आती है किसके कारण आती है, तो जल्दी से बताइए, कुकुरबिटासिन के कारण, सिनेग्रिन का कारण, ओलियोरेजिन के कारण, फिर उरुसिक अम्ल के कारण। जल्दी से बताइए कि पत्ता गोभी में जो फ्लेवर होता है, जो सुगंध होती है, किसके कारण होती है। तो यार अगर आपसे पूछता है पत्ता गोभी का फ्लेवर के बारे में, तो ये होती है सिनेग्रिन के कारण। किसके कारण होती है, सिनेग्रिन तत्व के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस किसकी उन्नतशील वेराइटी होती है। तो जल्दी से बताएंगे, गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस किसकी वेराइटी होती है, फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, नौलखोल की, या फिर ब्रोकोली की। जल्दी से बताएंगे, गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस किसकी उन्नतशील वेराइटी होती है, फूल गोभी की होती है, पत्ता गोभी की होती है, नौलखोल की होती है, फिर ब्रोकोली की होती है। जल्दी से बताइए, गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस किसकी उन्नतशील वेराइटी होती है। तो यार अगर आपसे बताया गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस के बारे में, तो ये किसकी होती है वेराइटी, पत्ता गोभी की होती है। किसकी होती है, पत्ता गोभी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि पत्ता गोभी की आदर्श बीज दर क्या होती है ग्राम प्रति हेक्टेयर। किसमें बतानी है आपको, ग्राम प्रति हेक्टेयर में बतानी है। और किसकी बतानी है यार, पत्ता गोभी की आदर्श सीड रेट कितनी होती है। तो जल्दी से बताइए कि केबेज की सीड रेट क्या होती है, 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जल्दी से बताइए कि पत्ता गोभी की आदर्श सीड रेट कितनी होती है, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, या फिर 500 ग्राम। तो यार अगर आपसे पूछता है पत्ता गोभी की सीड रेट के बारे में, तो ये कितनी होती है, 400 ग्राम। यार कि अगर आपसे पूछता है केबेज के बारे में, तो केबेज की जो सीड रेट होती है ये होती है 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर बात करते हैं यार फूल गोभी की, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लीजिए यार दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछता है यार केबेज के बारे में, तो केबेज की जो सीड रेट होती है, केबेज की जो सीड रेट होती है ये होती है 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर बात की जाए कॉलीफ्लावर की, तो कॉलीफ्लावर की जो सीड रेट होती है ये होती है 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। याद रखना अगर आपसे पूछता है केबेज के बारे में, तो केबेज की सीड रेट होती है 400 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और अगर बात की जाए फूल गोभी की, तो फूल गोभी की आदर्श सीड रेट कितनी होती है, 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस ना है, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।